हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पूरे भारत में मानसून आ गया है और इस दौरान देखते हैं कि बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी घटनाएं घट रही हैं और बिजली गिरने से काफ़ी लोगों की मौत हो जा रही है और काफ़ी लोग झुलस भी जा रहे हैं। अभी हाल की ही घटना को देखें तो बिहार में और उत्तर प्रदेश और झारखंड में ठनका गिरने से काफ़ी लोगों की जान चली गई। बिहार की बात करें तो 98 लोगों की जान चल गई और बिहार में देखें तो जैसे आपका गोपालगंज ज़िला हो गया, वहाँ पे 13 लोगों की जान चली गई। फिर आपका पूर्णिया, बांका, खगड़िया, जमुई और भी ज़िलों में लोगों की मरने की घटनाएं सामने आई वज्रपात से। उत्तर प्रदेश में भी 24 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। फिर झारखंड में भी ठनका गिरने से कुछ लोगों की मौत हुई और इस घटना पे देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राजनाथ सिंह हुए, आपके ममता बनर्जी और भी नेताओं ने शोक व्यक्त किया। और वही है कि हम लोग फिर आगे देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में ही कि वज्रपात होने से देखिए तो कहा जा रहा है कि आंधी तूफान और वज्रपात के कारण इस मौसम मतलब इसी साल में बिहार में अब तक 96 लोगों की मौत हो चुकी है और गुरुवार को जैसे हुई कि 83 लोगों की मौत हो गई। फिर आगे इसी में लिखा है कि मार्च से लेकर अब तक आंकड़े बताते हैं कि 200 लोगों की जान चली गई। तो यह काफ़ी सोचनीय है कि वज्रपात हो रही है और आकस्मिक मौत कह सकते कि हो जा रही है। तो इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे कि ये आकाशीय बिजली क्या होती है, कैसे इससे बचा जा सकता है और सरकार ने हमारे लिए क्या क्या उपाय कर रही हैं ताकि लोगों के इस वीडियो बनाने का मतलब ये भी है कि लोगों तक एक संदेश दें कि जब अगर आकाशीय बिजली गिर रही हो तब क्या क्या अपने स्तर से सुरक्षा के बचाव कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। आगे इस विषय पे बात करने से पहले एक NCRB का डेटा हम लोग देखना चाहेंगे। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके अनुसार हमारे देश में हर वर्ष बिजली गिरने से 2000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन देखिए तो 2000 का ये आंकड़ा काफ़ी कम लगता है, इसलिए कि अभी शुरुआत का ही देखिए कि मानसून शुरू हुई है और बिहार में जैसे कि देखे थे कि 200 लोगों की जान चली गई। आपका यूपी हो गए, फिर झारखंड हो गया। तो इस आंकड़ा लगता है कि और बढ़ना चाहिए, लेकिन चूँकि NCRB का डेटा है तो हम लोग इसी को मान के चलना है। लेकिन फिर भी ये कहिए तो 2000 का जो आंकड़ा वो भी ज़्यादा है। आप अगर दूसरे देशों से कंपेयर कीजिए, जैसे अमेरिका हो गया, तो अमेरिका में देखिए तो औसतन 27 या 30 लोग हर साल वज्रपात से मरते हैं। ब्रिटेन में तो और कम है, वहाँ 3 लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है, तो यह ठीक नहीं है। तो हम लोग इसी के संदर्भ में बात करेंगे। अब है कि जैसे एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि जैसे बिजली का चमक रहा है आकाश में, तो बिजली का चमका मतलब ऐसा नहीं कि बिजली का गिरना होता है। अगर बिजली आकाश में ही रहे तो वो केवल बिजली का चमकना या गरजना कहलाएगा। लेकिन बिजली अगर धरती या धरती में पड़ी किसी चीज़ से टकराए तो बिजली का चमकना गरजना तो कहलाएगा ही, साथ ही बिजली का गिरना भी कहलाएगा। अब पहले इसका बेसिक चीज़ हम लोग एक समझते हैं कि आसमान में बिजली का चमकना कैसे संभव हो पाता है। तो उसके लिए हमें पहले स्टैटिक चार्ज को समझना होगा। ये सब कहिए तो हम लोग बचपन में ही पढ़े ही हैं, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ताकि आगे बात करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। और अब है कि देखते हैं कि आपका जो स्टैटिक चार्ज के संदर्भ में, तो एक चार्ज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम यानी अणु है, नहीं मॉलिक्यूल है। यानी किसी पदार्थ को अणु के लेवल को तोड़ा जाए तो उस पदार्थ के अणु में भी वही गुण रहेगा जिसका मूल पदार्थ में रहेगा। यानी कि समझिए कि आपका जो लोहा, स्टील या कोई मैटर है, तो उसके ओरिजिनल पार्ट्स में से एक छोटा सा काट करके उसको छोटा टुकड़ा कर दीजिए, मॉलिक्यूल इतना पहुंचा दीजिए, तो भी उसका जो मॉलिक्यूल में हुआ उसका वही गुण रहेगा जो उसका ओरिजिनल मैटर में है। लेकिन उस मॉलिक्यूल से अगर और भी छोटा अगर टुकड़ा कर दिया जाए कण कण, तो उसका ओरिजिनल वाला मैटर में गुण ये मॉलिक्यूल में नहीं रहेगा। यानी कि एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि जो अणु में
मॉलिक्यूल हुआ उसमें 3 तरह के चार्ज होते हैं, जैसे प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ। और हम लोग को ये चीज़ मालूम ही है कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर चार्ज होता है। आपका प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज हुआ और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज हुआ, इसलिए अणु का कुल चार्ज 0 रहता है। आप ऐसे भी सामान्य परिस्थिति में देखिएगा तो किसी भी चार्ज का लेवल जो है 0 रहता है, लेकिन जब दो पदार्थों का लेयर्स में घर्षण होता है, ऐसे भी किसी चीज़ को रगड़ के देखिए तो क्या होता है कि गर्म हो जाता है। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे इलेक्ट्रॉन मटेरियल में चले जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा निगेटिव चार्ज, और ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर बहुत बड़ा बन जाता है। और इसके चलते दोनों मटेरियल में कुछ आपका निगेटिव चार्ज जमा हो गया और कुछ में पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया। एक हम लोग बचपन का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम लोग देखते थे कि एक प्लास्टिक कंघी हम लोग अपने बालों में फिरोते थे और कुछ इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या होता था कि जैसे कंघी किए बालों में तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन छूटकर हमारे बालों में समा जाते हैं और कंघी के पास निगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे बालों में चला गया तो उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कंघी पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और यही स्टैटिक चार्ज है। इसी पॉजिटिव चार्ज के चलते न्यूट्रल चार्ज वाले कागज़ का जो छोटा टुकड़ा है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अब स्टैटिक चार्ज के ही संदर्भ देखेंगे तो 2 तरह का होता है। आपका है कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें स्टैटिक नेगेटिव चार्ज, और जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि बादल कैसे बनता है। हम लोग को सभी को मालूम है कि समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उठता है, और जैसे से ऊपर पहुंचता है तो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंद के रूप में इकट्ठा होकर बादल का रूप ग्रहण करने लगता है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा होते रहना और ठंडा होते रहना जारी रहता है, और बादल का ऊपर भाग तो इतना ठंडा हो जाता है कि छोटा छोटा बर्फ़ का टुकड़ा का कण बनने लगता है, और ये बर्फ़ के कण हवा के कणों से घर्षण करते हैं और इस घर्षण से उत्पन्न होती है स्टैटिक चार्ज। और है कि अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बेशक जैसे कि हम लोग देखें कि चार्ज बराबर होता है, लेकिन वजन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, और इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज वाला बादल है वो आपका ऊपर भाग में इकट्ठा हो जाता है, और जो निगेटिव चार्ज है वो नीचे वाले भाग में। अब यूँ तो बादलों के नीचे वाले भाग में स्टैटिक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। फिर आसमान से गिरने वाली बिजली उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन की गति से। अब आगे देखें कि बिजली का कड़कना 3 तरह से होता है। पहला है कि बादलों के अंदर कैसे होता है। देखिए, तो एक है कि बादल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो हम लोग समझ गए। जब ये एक दूसरे के पास एक साथ भारी मात्रा में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसे ही बादलों के भीतर बिजली का चमकना कहते हैं। अब है कि एक बादलों के नीचे, जैसे कि एक बादल का निगेटिव चार्ज जब दूसरे बादल के निगेटिव चार्ज के आपके पास आता है तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जैसे बादलों के ऊपर पैदा होती है। और तीसरा कंडीशन है कि बादलों और ज़मीन के बीच बादलों का निगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं। हमें यह समझना होगा कि इस तरह बहुत बड़े इलाके में एक साथ बिजली गिरने का असली कारण धरती का लगातार बदल रहा तापमान है। देखिए कि अब धरती धीरे धीरे गर्म हो जा रही है, गर्म होते जा रही है। उसका बहुत कारण है, तो वही है कि उसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण बिजली गिरना जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम कहा जाता है। और कहा जा रहा है कि इसके अधिक गिरने से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति मिलती है। और इसमें देखिए कि बिजली गिरने के दौरान क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और यह एक घातक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन कहा जाए तो अभी बिजली गिरने और जलवायु परिवर्तन पर भी शोध चल ही रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने बिजली गिरने के खतरे को और बढ़ाया है। तो इसके संदर्भ में आप देखिए तो एक ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम
के वैज्ञानिकों ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर एक विशेष शोध दल का गठन किया है और जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन वो लोग कर रहे हैं। उससे पता चला कि यदि जलवायु में अधिक गर्माहट हुई तो गरजदार तूफान कम और तेज़ आंधी ज़्यादा आएगी और हर एक 1 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती तक बिजली की मार की मात्रा 10% तक बढ़ सकती है, यानी कि आकाशीय बिजली और ज़्यादा गिरने की संभावना है। वैज्ञानिकों के अध्ययन में ही एक बात कही जा रही है कि आने वाले समय में अब लग नहीं रहा कि ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी आएगी। अतः इसे अब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आकाशीय बिजली की गिरने की जो घटना है उसमें और बढ़ोतरी ही होगी। और एक चीज़ और एक ध्यान देने वाली बात है कि जिन इलाकों में बिजली गिर रहा है उनमें बड़ा हिस्सा धान की खेती का है, जहां धान के लिए पानी को एकत्र किया जाता है। ग्रीन हाउस जैसे मीथेन का उत्सर्जन अधिक होता है। मौसम जितना अधिक गर्म होगा, ग्रीन हाउस से गैसें उतनी ही उत्सर्जित होंगी, उतना ही अधिक बिजली ताकत का धरती पर गिरेगा। साफ है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण व जलवायु परिवर्तन पर काबू ना पाया गया तो समुद्री चक्रवातें, बिजली गिरने, बादल फटने जैसी भयानक त्रासदियाँ की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। तो यही है कि अगर देखें कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को कम करनी है तो उसके लिए कि जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब इसी संदर्भ में हम आगे देखेंगे तो देखिए कि अगर बिजली किसी इंसान के ऊपर गिर जाता है तो देखिए उसका इमेज देख रहे हैं कैसे हो जाता है, और इसे लिस्टेनबर्ग फिगर भी कहा जाता है। तो यह है कि आकृति ऐसे उभर जैसे लग रहा है कि देखिए आपका पेड़ का, देखिए जैसे कि जड़ कैसे फैल जाता है वैसे ही इस तरह से आकृति बन जाती है पूरे शरीर में। और है कि जो आकाश से जो बिजली गिरती है तो बिजली के गिरने में 10% लोग ही इस घटना से मरते हैं। कहिए तो आसमान से जो बिजली गिरा वो नीचे से उसका तापमान और करंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये आपका जो रहता है समझिए कि 1000 के सेकेंडवें भाग या उसके 500वें भाग तक रहता है। जैसे मान लीजिए कि तावा गर्म है और उस पर हम लोग उंगली सटा के तुरंत हटा लेते हैं, ये उसी तरह का बिजली गिरना है। लेकिन है कि अगर जान ना भी जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। पहला कि जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे शरीर पे पूरे बिजली करंट लगने के आकाशीय बिजली गिरने के बाद पूरे शरीर में निशान बन जाता है। और इसके साथ और भी कुछ शरीर में हो सकती है, जैसे कि बिजली गिरा तो तेज़ आवाज़ के चलते कान का चदरा फट सकता है, फिर शरीर के किसी विशेष अंग या पूरे शरीर को लकवा मार सकता है, या ये भी हो सकता है कि जैसे बिजली जैसी गिरी है तो 1-2 घंटे तक शॉक लग सकता है किसी को, उससे डिप्रेशन हो सकता है और आत्महत्या जैसे विचार मन में आ सकते हैं। तो वही है कि हम लोग पहले अब देखते हैं कि बिजली मान लीजिए गिर रही है बारिश के दौरान, तो हम लोग अपने स्तर से क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। पहला तो है कि जैसे कि है आप सूचना के स्तर पे अपडेट रहें, यानी कि हमारी सरकार मौसम को लेकर हमेशा अलर्ट जारी करते रहती है मौसम विभाग के माध्यम से। तो आप अगर अखबार हो गया, टीवी हो गया, आजकल तो मोबाइल सबके पास है, तो उसमें आप जानकारी लेते ही रहें। और अगर ऐसी कोई सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया जाता है कि वज्रपात होने की आशंका है काफ़ी ज़्यादा, तो कोशिश करें कि आप अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, और घर में रहें तो आप खिड़की और दरवाजे से दूर ही रहें, और जैसे आपका बरामदा हो गया या छत पे भी बारिश के दौरान जाने से बचें। और एक चीज़ कोशिश आप कर सकते हैं कि जब आप घर में हैं तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन या जो इलेक्ट्रिक का सामान है उसे थोड़ा दूर ही बना के रखिए तो सही रहेगा। और अगर आप घर के बाहर हैं तो अगर मान लीजिए बारिश और वज्रपात की घटनाएं हो रही है तो आप कोशिश कीजिए किसी मकान में चले जाइए, और अगर वहाँ ना जा पाएँ तो आप देखिए कि कोई शेड आजकल हर जगह बना ही रहता है, तो आप शेड में जाके आश्रय ले सकते हैं, या किसी पास दुकान में जा सकते हैं जो ऊपर से ढका हुआ हो। और अगर आप इस पास भी नहीं जा रहे हैं तो देखिए कि जो छोटा पौधा का, कि ज़्यादा ऊंचा वाला पौधा तो जाना ही नहीं है पेड़ पर, वो अपनी बिजली को जल्दी आकर्षित करती है, तो छोटा बौना तो वहाँ आप जा सकते हैं,
लेकिन कोशिश कीजिए वहाँ भी नहीं जाना चाहिए, आप शेड पास में चले जाइए। और इस दौरान आप अगर छाता का प्रयोग किए हैं तो देखिए, तो पहले वाला छाता जो पकड़ते हैं लोग डंडी लकड़ी का था, लेकिन अभी के मेटल धातु का आ रहा है, तो है कि बिजली को भी आकर्षित करती है। तो इस दौरान कोशिश करें कि छाता भी बंद कर दें और कहीं सेफ स्थान पे चले जाएं। फिर है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो ग्रुप में 5-6 के ग्रुप में, तो इस दौरान कोशिश करें कि जहाँ पे आप लोग आश्रय ले रहे हैं सबसे दूरी बना के रखें। एक जगह खड़ा होने से क्या है कि बिजली अपनी ओर आकर्षित कर सकती है वो, तो और सबको डैमेज कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आप दूरी पे खड़े हैं तो किसी एक पर भी अगर घटना होती है तो बाकी सब तो सेफ़ रहेंगे। फिर आगे है कि अगर मान लीजिए हम लोग सफ़र में हैं तो सफ़र के दौरान अगर ऐसी घटना हो रही है तो कोशिश ये कि जो वाहन का शीशा है उसको बंद ही रखें। खोलने से है कि रिस्क हो सकता है, कोई फ़ायदा है भी नहीं। और एक चीज़ इसी में है कि अब थोड़ा किसानों के लिए भी बात की जाए, चूँकि ज़्यादा घटनाएं उन्हीं के साथ होती है जो खेत में काम करते रहते हैं। किसान लोग तो हैं कि जो किसान या दिहाड़ी मजदूर हैं उनके पास जो कृषि यंत्र बना हुआ है जिससे काम करते हैं वो भी धातु का ही है। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर वो लोग भी फंसे हुए हैं तो इस सब को अपने से दूर ही रखना चाहिए, इससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रखने में उनको मदद मिलेगी। और अगर वो खेत खलिहान में काम कर रहे हैं और तो वज्रपात के समय कोशिश करें कि वहाँ खेत से हट करके किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। लेकिन अगर मान लीजिए आप खेत खलिहान से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो है कि आप एक उपाय कर सकते हैं कि अपने पैरों के नीचे कोई सूखी चीज़ रख लीजिए, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, बोरा हो गया या सूखा पत्ता रख लें। और एक और चीज़ कीजिए कि अपना दोनों पैरों को आपस में सटा लें और फिर दोनों हाथों की घुटनों पर रख करके अपने सिर को ज़मीन की तरफ यथासंभव झुका लें। और एक चीज़ को ध्यान रखें कि सिर को ज़मीन पर सटने न दें, इससे आपको फ़ायदा हो क्या होगा कि बिजली का संपर्क आपसे कम रहेगा। तो इस तरह से आप उपचार कर सकते हैं। और है कि जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान, तो वो लोग अपना एक ग्रुप बना करके एक घर मतलब खेत के पास में एक छोटा सा शेड या घर टाइप बना सकते हैं, 1-2 रूम का कमरा, और उसमें बिजली मतलब तड़ित चालक बिजली लगा सकते हैं। तो अगर घटना ऐसी हो रही है तो अपना चले, पानी और बिजली चमक रही है तो आप चले जाइए इस घर में और ख़त्म हो तो अपना काम कर सकते हैं। इस तरह से कुछ एक्शन लिया जा सकता है। और इसी में है कि मान लीजिए कि जैसे जहाँ पे तालाब हुआ, जलाशय हुआ, ये सब बिजली गिरने की घटना उसमें और ज़्यादा, वहाँ पे और ज़्यादा होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि जब बिजली की गिरने घटनाएँ हो रही हैं तो तालाब या जलाशय के पास ना जाएं। फिर है कि बाहर रहने पर जैसे कि बाइक हो गया या हम लोग मोबाइल भी यूज करते हैं, तो फिर है कि जैसे कोई मान लीजिए बाउंड्री किया हुआ तार उर का बाड़ लगाया हुआ, तो वहाँ पे भी हम लोग को इस सबसे यूज कर मतलब जाने से बचना चाहिए। बाइक भी चला रहे हैं उसको रोक के चले जाइए सुरक्षित स्थान पे। मोबाइल तो स्विच ऑफ कर दिए, ज़्यादा सही रहेगा। और है कि आप अगर कहीं शरण ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि ऊंचे इमारत वाले ना हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचा बिल्डिंग में चले गए तो भी एक खतरा है। और एक चीज़ है कि मान लीजिए इतना हम अपने आप को उपाय कर रहे हैं और किसी को मान लीजिए बिजली मार ही दिया, तो कोशिश उसको जल्दी से, अगर कुछ आप अपने प्राथमिक उपचार जानते हैं तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा कुछ कर करके रब कर करके कोशिश कीजिए कि नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उसको ले जाने की कोशिश कीजिए ताकि उसका इलाज यथासंभव हो सके। देखिए ऐसा वही है लिखा हुआ है जो हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि क्या अपने स्तर पे हम लोग को बचाव के लिए करना चाहिए। तो इसमें दोबारा पढ़ने से हमको कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, चूँकि पहले बता ही चुके हैं। अब है कि इसी में हम लोग देखें कि जो भारत सरकार हुई या राज्य सरकार हुई, वो इस घटना को रोकने के लिए क्या क्या अपने स्तर से प्रयास कर रही है। तो कि अगर हम जानेंगे तो सही रहेगा कि, और अपने स्तर से तो प्रयास करें, सही, साथ ही सरकार के जो हमारे लिए प्रयास करें उसका भी लाभ उठा के और इसके जो खतरा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसलिए कि प्राकृतिक आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने जानकारी को बढ़ा करके उसको कम जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि देखें सरकारी स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल में आपका है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है जो पुणे में इस्टेब्लिश है, उसने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है दामिनी। और इसके माध्यम से जो आपका बिजली गिरने की घटनाएं होती है उसकी सूचना
काफ़ी कम समय में अलर्ट मैसेज भेजती है इस मोबाइल ऐप के माध्यम से। और इसकी सुविधा जो है आपको कुछ राज्यों को दी गई हैं, जैसे हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और भी को भी दिए हुए, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। तो है कि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी राज्य सरकार भी लोगों को तक सुविधा दे रही है। जैसे बिहार सरकार ने इंद्र वज्र ऐप लॉन्च किया है और लोगों को उस ऐप के माध्यम से सूचनाएं दे रही हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर से प्रयास कर रही है। लेकिन ये तो ठीक है कि सरकारी प्रयास इस स्तर से हो ही रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक बाधा उत्पन्न ये देखने को मिलती है कि जो किसान हैं, जो खेत में काम कर रहे हैं या जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पास ये मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है। तो इस कारण सूचनाएं उनके पास सही समय रहते नहीं पहुंच पा रही है। तो है कि ये प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि कहीं सूचना को पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी कहीं कहीं चला रही है। जन जागरूकता के माध्यम से आप है कि जैसे माइक से अनाउंस करना हुआ या लोगों को इकट्ठा करके पंचायत स्तर के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रही है, ताकि लोग समय रहते सचेत हो जाएं। और ये भी बार बार सरकार की तरफ से की जा रही है कि आप जब बाहर निकलें तो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि आप इस होने वाली घटना के से आप बच सकते हैं। तो इसके पर देखा जाए तो सरकार भी प्रयास कर ही रही है और लोग भी प्रयास अपने, अगर जितना ज़्यादा जानकारी होगा तो यही है कि प्राकृतिक आपदा को रोकने में मदद मिलेगी। और आज के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक यू।